नमस्कार। सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम द विजय त्रिवेदी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महात्मा गांधी एक ऐसा नाम है जो हिंदुस्तान के हर आदमी के हर हिंदुस्तानी के दिल में बसा रहता है। अभी अभी हमने गांधी की 150वीं जयंती का वर्ष पूरा किया है। देश में गांधी को लेकर बहुत सारे अभियान पूरे साल भर चलते रहे हैं, बहुत सारी बातें होती रही हैं। गांधी की चर्चा के बिना हमारा देश नहीं चलता है। कहा जाता है कुछ लोग गांधी को पसंद कर सकते हैं, कुछ लोग गांधी को नापसंद कर सकते हैं, लेकिन आप गांधी को इग्नोर नहीं कर सकते। गांधी एक ऐसा रहस्यमयी शख्सियत है, व्यक्तित्व है जो बहुत हद तक हर एक को लुभाता है। और इसीलिए शायद उनके मृत्यु के बाद, उनकी हत्या के 70 साल 72 साल बाद भी उनको लेकर हम चर्चा करते रहते हैं, उनकी हत्या के बारे में बात करते रहते हैं कि किस तरह से क्या हुआ, क्या साजिश हुई, क्या विचार को लेकर था, बहुत सारी बातें होती हैं। शायद यही एक बड़ी वजह है कि गांधी की हत्या के 72 साल बाद हिंदी में एक बड़ी किताब आई है गांधी को लेकर, गांधी की हत्या को लेकर, कि उसने गांधी को क्यों मारा। बड़ा सवाल है, हर कोई आदमी उसको जानना चाहता है। बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे कि इस पर तो बहुत चर्चा हो चुकी है, लेकिन ये एक तो खास बात है कि हिंदी में मेरे ख्याल से ये पहली किताब है जिसमें गांधी की हत्या को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। एक ऐसे शख्स ने, जो अशोक कुमार पांडे साहब जो लेखक है, जिन्होंने कश्मीरनामा, उनकी मैंने किताब पढ़ी थी, उस पर काफी काम किया था, बेहद विस्तार से काम किया था, और इस किताब में भी उन्होंने बेहद विस्तार से काम किया है। अशोक पांडे जी इस वक्त हमारे साथ हैं। गांधी पर मेरे ख्याल से लगता है कि दुनिया में कोई शख्सियत होगी जिस पर इतनी किताबें लिखी गई हों, हिंदी में, अंग्रेजी में, दुनिया भर की भाषाओं में दुनिया भर के लेखकों ने लिखा। तो फिर क्या जरूरत है कि गांधी की हत्या पर किताब लिखी जाए। और दूसरी बात, ज्यादातर लोग जानना चाहते हैं कि आपने इस किताब में नया क्या लिखा है जिससे ये जाना जा सके कि उसने गांधी को क्यों मारा। विजय जी, सबसे पहले नमस्कार। आपको टीवी चैनल के स्क्रीन पर हमेशा देखा है। काश ये कोरोना काल नहीं होता और हम लोग आमने सामने बैठ के बात कर रहे होते ज्यादा तो करीब शायद होकर थोड़ा ज्यादा आनंद आता। बिल्कुल। दो बातें। एक बात तो आपने ही कही कि 72 सालों में एक सवाल, एक तथ्य ये है कि दुनिया में शायद सबसे ज्यादा किताबें किसी शख्स पे लिखी गई हैं तो वो महात्मा गांधी हैं। और दूसरा तथ्य ये है कि 72 सालों में हिंदी में गांधी हत्या पर कोई किताब नहीं। जी, ये सही बात है कि गांधी हत्या पर कम से कम 3 या 4 किताबें ऐसी हैं जो पहले से मौजूद है। बहुत ज्यादा नहीं है, 3 या 4 किताबें ऐसी हैं। आप तुषार गांधी की किताब है, लेट्स किल गांधी, मनोहर मालगांवकर की किताब है, और इसके अलावा अभी हाल में डगलस की किताब आई। ये 3 महत्वपूर्ण किताबें हैं अंग्रेजी में जो गांधी हत्या पर केंद्रित होती हैं। इसके अलावा भी किताबें हैं, लेकिन ये 3 महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तो एक सवाल तो बनता है कि नया क्या है। 2 चीजें हैं जो नई हैं। पहली चीज तो ये कि हिंदी के पाठकों को ये सीधे संबोधित है। दूसरा ये कि कपूर कमीशन को, कपूर का आयोग के बारे में आप जानते हैं कि जब गोपाल गोडसे रिहा हुआ, उसका स्वागत हो रहा था, तो उस समय केतकर साहब ने, जो तिलक के नाती थे, उन्होंने कहा कि मुझे पहले से पता था कि उसकी हत्या, गांधी की हत्या करने वाला है गोडसे, और मैंने जो है बालू काका कानितकर जो कांग्रेस के नेता थे उनको बता दिया था। तो उसके बाद वो जांच आयोग बैठा 65 के आसपास, 5-7 साल बाद उसकी रिपोर्ट आई। तो उस रिपोर्ट को बहुत ढंग से खंगाला नहीं गया है। उस रिपोर्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे मुरारजी देसाई पे सवाल उठता है। उस समय के जो नागरवाला साहब थे, जो जिन्होंने काम किया उस पूरे हत्याकांड पे, जो इसके प्रमुख थे, पुलिस प्रमुख थे, उनके ऊपर कई सारे सवाल उठाए हैं। सावरकर को लेके बहुत सारे सवाल कपूर आयोग ने उठाए हैं, बहुत डिटेल में जाके। इसके अलावा गांधी के ऊपर जो पहले हमले भारत में हुए थे, उसमें गोडसे और नारायण आप्टे की भूमिका पर सवाल उठाए हैं, उन पर बात नहीं की। मैंने कोशिश की है कि वहां से बहुत सारा कुछ, जितना कुछ ला सकता हूं उतना अपनी किताब में लेकर आऊं। ऐसे ही गांधी हत्या के जो आर्काइव है उसमें कई सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर लोगों की नजर नहीं पड़ी। मेरी कोशिश थी कि वहां से भी कई सारी चीजें लेकर मैं आऊं। और एक आखिरी बात जो मुझे लगता है कि किसी ने नहीं की, और क्यों नहीं की उसके बहुत माकूल वजहें हैं। देखिए, गोडसे ने जो सवाल उठाए थे कोर्ट रूम में महात्मा गांधी पर, उन्हीं सवालों को, उसी बयान को लेकर एक किताब लिखी गोपाल गोडसे ने, गांधी हत्या अणिमी, मराठी में। जब उसका हिंदी में अनुवाद होता है तो आप देखिए वो हत्या वध बन जाती है। मैंने गांधी वध क्यों, और उसके बाद उसी बयान को उठाकर 20 किताबें आ जाती हैं। मैंने गांधी को क्यों मारा, वाई आई किल्ड गांधी,
मैंने गांधी वध क्यों किया, और उसके लेखक के रूप में नाथूराम गोडसे का ऐसे आता है जैसे कि नाथूराम गोडसे ने जेल में बैठ के किताब लिखी। और वो बयान कम से कम नॉर्थ इंडिया में मैं जानता हूं, जहां से आप आते हैं, जहां से मैं आता हूं, उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश के गांव गांव, कस्बों कस्बों तक में वो किताब पहुंचती है। और वो सवाल इतने महत्वपूर्ण बनते चले जाते हैं कि वो सवाल सोशल मीडिया छोड़िए, अब संसद और टेलीविजन चैनल्स पे भी उठाए जाते हैं। और उन सवालों का विस्तार से जवाब देने की कोशिश किसी ने नहीं की, सबने चलते फिरते निपटा दिया। इस किताब में मैंने पूरा खंड एक दिया हुआ है उन सवालों के जवाब के लिए, ऐतिहासिक तथ्यों के साथ एक एक सवाल का मैंने जवाब दिया। और मेरा मानना है कि हर विषय पर हर 10 साल में एक नई किताब की जरूरत होती है, दोहराने की भी कई बार सारी नई चीजें निकल कर आती हैं, उसका एक नया रेफरेंस भी आता है। आपका टाइटल है कि उसने गांधी को क्यों मारा। इसमें उसने कौन है? क्योंकि मैं अभी तक समझता था कि गांधी की हत्या एक विचार की हत्या है और एक विचार ने उस हत्या को किया है। क्या आपका जो उसने है वो नाथूराम गोडसे है या एंटी गांधी विचार है? एक साहब थे मियां इफ्तिखारुद्दीन, लाहौर कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, काफी प्रोग्रेसिव थे, फैज अहमद फैज के बड़े करीबी थे, नेहरू, गांधी और सभी कांग्रेसी नेताओं के बहुत करीबी थे। वही थे जिन्होंने शेख अब्दुल्ला को नेहरू से मिलवाया था, जिसके बाद शेख अब्दुल्ला ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम बदल के नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया था। बाद में वो मुस्लिम लीगी हो गए, समर्थन किया विभाजन का। उसके बाद जो हुआ वो किस्सा तो मैंने लिखा ही है। तो मियां इफ्तिखारुद्दीन साहब का एक बयान है जिसको मैंने कोट किया है अपनी किताब में, कि पिछले 4-5 सालों में जिन जिन लोगों ने हिंदू मुस्लिम से संबंधित भावनाएं भड़काई हैं, जिन लोगों ने दंगों का परोक्ष प्रत्यक्ष समर्थन किया है, जिन लोगों ने धार्मिक सांप्रदायिकता का समर्थन किया है, वो सब गांधी की हत्या के जिम्मेदार हैं। मेरा उसने वो सब। जी, आपने किताब में 1857 के बाद सावरकर का जिक्र करते हुए कहा है कि वो हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर। 1857 में हिंदू मुस्लिम एकता का तारीफ करने वाला आदमी या समाज 1942 तक आते आते क्यों बदल जाता है? मैंने अपनी किताब में ही एक उदाहरण दिया है कि 1857 के विफल होने के बाद जो उस समय के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने कहा कि बांटो और राज करो लैटिन की एक बहुत पुरानी कहावत है और अब इसी के भरोसे हिंदुस्तान में रहा जा सकता है। जी। और इस बांटो और राज करो में उनको अपने साथ लोग चाहिए थे, तो वो लोग कहाँ से मिले? या तो हिंदू महासभा जैसे संगठनों से मिले या मुस्लिम लीग जैसे संगठनों से मिले। दोनों में मुझे तो कोई अंतर नजर नहीं आता। सावरकर की अगर आप पहली किताब देखते हैं तो सावरकर तमाम विचलनों के बावजूद, ऐसा नहीं है कि बहुत सेकुलर है इसमें, लेकिन एक मामले में बिल्कुल क्लियर है कि जो अंग्रेजों के साथ है वो हमारा दुश्मन है, जो अंग्रेजों के खिलाफ है वो हमारा दोस्त है। जी। और हिंदू मुस्लिम एकता की बात वो इसी संदर्भ में करते हैं कि अगर अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम मिलकर लड़ते हैं तो जो मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ हमारे साथ मिलकर लड़ रहा है वो भी देशभक्त है, और बहादुर शाह जफर को कोट करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन गिरफ्तारी के बाद जो वो माफिया मांगते हैं और फिर जिन शर्तों पर वो रिहा होते हैं, उसके बाद मालगांवकर अपने यहाँ एक टिप्पणी करते हैं कि अब अंग्रेज दुश्मन नहीं थे, अब दुश्मन थे मुसलमान। तो ये कोई भी समझ सकता है कि दुश्मन कैसे बदल गया। सावरकर का जिक्र बार बार आता है, बहुत सारे लोग इस पर नाराज भी होते हैं क्योंकि सावरकर को किसी कोर्ट ने, किसी कमीशन ने, जांच कमीशन ने तो अपराधी ठहराया नहीं। मुझे एक घटना याद आती है सावरकर की जो मैंने पढ़ी थी कि शायद लंदन में गांधी जी, मैं एक हस्तक्षेप करना चाहूंगा क्षमा याचना सहित। कोर्ट ने उनको कार्बोरेटरी जो गवाहियां थी, कार्बोरेटिव जो गवाहियां थी, उनकी कमी के चलते रिहा कर दिया था। लेकिन कपूर आयोग जब बना और कपूर आयोग में जांच हुई तो बिल्कुल स्पष्ट हुआ कि वो कार्बोरेटिव गवाहियां थी उपलब्ध, पहले से पेश नहीं की गई। और कपूर कमीशन ने बिल्कुल स्पष्ट लिखा कि सारी जांच से ये साबित होता है कि सावरकर और उनके गैंग के अलावा कोई के द्वारा षड्यंत्र के अलावा कोई और थ्योरी गांधी हत्या की है ही नहीं। दुर्भाग्य से जब कमीशन की रिपोर्ट आई तो सावरकर साहब की डेथ हो चुकी थी। तब तक तो डेथ ही हो गई थी उनकी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मैं चर्चा कर रहा था कि गांधी और सावरकर की एक मुलाकात लंदन में होती है। लंदन में इंडिया हाउस में सावरकर अपने किचन में प्रॉन्स बना रहे होते हैं, गांधी आते हैं तो वो कहते हैं कि सावरकर गांधी को कहते हैं कि क्या तुम प्रॉन्स खाओगे? तो वो कहते हैं मैं शाकाहारी हूँ। तो सावरकर मजाक के लहजे में कहते हैं कि अरे अंग्रेजों से लड़ने के लिए शाकबाज से कैसे काम चलेगा। तो अंग्रेजों के खिलाफ का जो गुस्सा सावरकर में है, गांधी में जो है,
वो दोनों को अलग अलग कैसे लाता है, पहली बात। दूसरी बात, बार बार सावरकर को हम लोग कटघरे में खड़ा करते हैं, ज्यादातर लोग। एक पूरा बड़ा वर्ग है जो सावरकर को वीर सावरकर मानता है। आज तो तथ्य यह है कि संसद के केंद्रीय कक्ष में वीर सावरकर की तस्वीर लगी हुई, और वो वीर सावरकर की तस्वीर उस वक्त लगी जब सोमनाथ चटर्जी लोकसभा के अध्यक्ष थे। ठीक है। फिर बात जो आपने चर्चा की कि सावरकर ने बार बार माफी मांगी, जो मौजूदा इतिहास है उसका एक बड़ा हिस्सा कहता है कि सावरकर ने सबसे लंबे समय तक जेल में बिताया है, रत्नागिरी आने से पहले तक। ठीक है। जो कुछ उन्होंने लिखा वो भी जेल में लिखा। तो इस सब पर मुझे थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कीजिए आप कि इन दो चीजों में क्या विरोधाभास है, क्या ये माइंडसेट का फर्क है, या हम इतिहास को दोनों लोग तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं अपने अपने नजरिए से। पहली बात तो ये कि ये तथ्य गलत है कि सावरकर सबसे लंबे समय तक जेल में रहे। काफी लंबे, अगर आप अंडमान निको काफी लंबे अलग बात होती है और सबसे लंबे अलग बात होती है। अगर आप अंडमान निकोबार में जो जेल है उस जेल का इतिहास उठाकर देखें, सेलुलर जेल का, तो उसमें लोगों को फांसी भी हुई है, उसमें लोग मरे भी हैं, उसमें लोगों ने पूरा काल जेल में बिताया है जिनको आजीवन कारावास हुआ। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जेल में ही थे जब 1947 में देश आजाद हुआ, तब वो रिहा हुए। तो सबसे लंबी बात तो गलत है। दूसरी बात यह कि गोडसे का कोई भी जीवनीकार हो, अभी जो हाल में एक किताब आई है, चाहे कोई भी जीवनीकार हो, चाहे उनके पक्ष का हो या विपक्ष का, उन्होंने माफिया मांगी थी, ये एक तथ्य है। और इसीलिए दो सावरकर हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि दो सावरकर। एक सावरकर गिरफ्तारी के पहले है जो वीर है, निश्चित रूप से वीर सावरकर है, जिनके अंदर हिम्मत है, जो लड़ते हैं, जो मदन लाल ढींगरा को हत्या करने के लिए उकसाते हैं। मदन लाल ढींगरा, ये तथ्य है कि उनके कहने पर ही मदन लाल ढींगरा ने हत्या की थी, और जो कम से कम अंग्रेजों के खिलाफ है, इस बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन माफी मांगकर रतनगिरी पहुंचकर और फिर रिहा होने वाले जो सावरकर है, वो वीर नहीं, वो कहीं से वीर नहीं है। उनकी पूरी जो एक्टिविटी है वहां से लेके आप 1947 या उसके बाद तक देख लीजिए, तो उसमें कहीं किसी वीरता की कोई झलक नहीं। आप जेल जाते हैं, जेल में कष्ट सहते हैं, बहुत सारे लोग जेल गए और जेल में कष्ट सहे। गांधी और सावरकर, गांधी ने हिंसा का रास्ता नहीं, अहिंसा का रास्ता अपनाया था, सावरकर ने हिंसा का रास्ता अपनाया था। और जब आप हिंसा का रास्ता अपनाते हो, जब आप सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ते हो, तो आपको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि भगत सिंह की तरह आपको फांसी भी चढ़ना पड़ सकता है, और बहुत सारे दूसरे वीरों की तरह आपको पूरी जिंदगी जेल में सड़ना भी पड़ सकता है। अब अगर उस रास्ते में आप बीच में माफी मांगकर रिहा होना चाहते हो, इसका मतलब यह है कि आपका कमिटमेंट बहुत कमजोर है। एक तर्क ये दिया जाता है कि वो रिहा इसलिए हुए ताकि देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा ले सके, लेकिन दूसरा तथ्य यह है कि रिहा होने के बाद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला, देश की आजादी की लड़ाई में किसी तरह की कोई हिस्सेदारी नहीं। ये तथ्य है, मतलब ये केवल माइंडसेट का मामला नहीं है। और रहा सोमनाथ चटर्जी या कांग्रेस या बीजेपी, तो जाने दीजिए, इन लोगों की बात ही क्या करनी, वो मैं तथ्य की चर्चा कर रहा था। एक चीज आपने लिखी है सावरकर और तिलक को रेफरेंस में, आप कहते हैं कि तिलक जो हैं वो हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे, गांधी भी हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे, इसमें तो कोई छुपा नहीं, ये तो तथ्य है। लेकिन मैं इसको समझना चाहता हूं, मेरी समझ थोड़ी सी कंफ्यूज होती है कि जब हिंदू महासभा मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाती है तो हम उसे साजिश कहते हैं, और लोकमान्य तिलक जब मुसलमानों के साथ चलते हैं तो आप उसे हिंदू मुस्लिम एकता कहते हैं। गांधी जब मुसलमानों का साथ देते हैं या जो खिलाफत आंदोलन के लिए साथ जाते हैं तो आप हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, और हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग सरकार बनाते हैं तो आप उसे साजिश मानते हैं। ये क्या विरोधाभास? ये एकदम विरोधाभास नहीं है, बहुत स्पष्ट है। तिलक ने पैक्ट किया था, लखनऊ पैक्ट किया था हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, ठीक है। गांधी के हिंदू मुस्लिम एकता की तमाम सारी बातें हम जानते हैं। आप ये बताइए कि एक तरफ हिंदू महासभा ये कहती है कि हमें एक ऐसा देश चाहिए जो हिंदुत्व पे चले, जिसमें मुस्लिम दूसरे दर्जे के नागरिक होंगे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग कहती है कि हमें एक ऐसा देश चाहिए जो इस्लाम पर चले, जहां हिंदू जो है वो दूसरे दर्जे के होंगे, और उसके बाद मिलकर सरकार बनाते हैं। अब ये सरकार बनाने वाला खेल थोड़ा सा हमें समझना चाहिए। आप देखिए कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद कांग्रेस ने सारी जगहों से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस जो थी वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खड़ी थी, करो या मरो का नारा दिया गया था और आजादी की मांग शुरू हो गई। उस समय जिन्ना ने उसमें हिस्सा नहीं लिया और सावरकर ने भी हिस्सा नहीं लिया। जिन्ना और सावरकर दोनों इस बात के लिए राजी थे कि इसके बाद अगर डोमिनियन स्टेटस मिलता है
तो मुस्लिम वाला पार्ट जिन्ना के पास चला जाए, इसका भी मैंने रेफरेंस दिया है। और सावरकर चाहते थे कि हिंदू वाला जो पार्ट है उनके पास आ जाए। तो क्या कहते हैं, ब्रिटिश सरकार ने शर्त रखी कि इस समय जब कांग्रेस हमारे साथ असहयोग कर रही है तो आप लोग सहयोग कीजिए। तो वो जो एकता हुई थी वो किसी आइडियोलॉजी से एकता नहीं हुई थी, वो एकता का एक ही पॉइंट था, कांग्रेस बाहर रहे सत्ता के फिर भी देश चलता रहे, इसके लिए ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया जाए। इसीलिए दोनों ने ब्रिटिश सेना के में भर्ती का अभियान चलाया। तो इसलिए उसको किसी तरह से हिंदू मुस्लिम एकता कहना बेकार की बात होगी। ठीक है, लेकिन जब मुस्लिम लीग के साथ गांधी के विरोध के बाद भी नेहरू और सरदार पटेल सरकार बनाते हैं, अंतरिम सरकार में शामिल होते हैं, तो फिर उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में उस तरह का अंतर्विरोध तो कभी था नहीं, कभी ऐसा अंतर्विरोध तो नहीं था। कांग्रेस तो हमेशा, गांधी उसके साथ नहीं थे। मैं आ रहा हूं। कांग्रेस हमेशा खुद को सभी धर्मों का प्रतिनिधि मानती थी। मुस्लिम लीग थी जो कहती थी कि हम इस्लाम के सिर्फ प्रतिनिधि हैं और हम उसको नहीं, हम जो है कांग्रेस को मुसलमानों का प्रतिनिधि नहीं मानते, इसलिए मौलाना अबुल कलाम आजाद को भी प्रतिनिधि नहीं मानती थी। जो उस समय बन रहा था, अगर आप उस समय की पूरी योजना देखेंगे तो विभाजन से रोकने के लिए वो व्यवस्था की गई थी। उस व्यवस्था में आप जानते हैं कि मजबूत केंद्र और ढीले ढाले स्टेट्स का जो स्वायत्त स्टेट है उनके कॉम्बिनेशन की बात थी, वो मैंने बहुत डिटेल में दिया। तो वो ये प्रयोग किया जा रहा था कि क्या किसी तरह से विभाजन को टाला जा सकता है। अंततः विभाजन को नहीं टाला जा सका। फिर आपने एक सरदार पटेल का एक और यहाँ एक उदाहरण मैं और दूंगा कि सिंध में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा का शासन था। उसी समय मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव पास किया विभाजन का, और हिंदू महासभा उससे बाहर नहीं हुई। सिंध और बंगाल दोनों जगह था, लेकिन सिंध में वो प्रस्ताव आया था जी। हाँ, पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव आया था असेंबली में जी। लेकिन सरदार पटेल ने जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की को चिट्ठी लिखी जिसका जिक्र आपने किया है, उसमें आपने कहा कि पटेल ने हिंदू महासभा को आरोपी अपराधी नहीं माना है। मैं भी नहीं मानता हूं। मैं भी आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताऊं कि मैं ये नहीं मानता हूं कि आरएसएस या हिंदू महासभा ने एक संगठन के तौर पर गांधी हत्या की साजिश रची। देखिए, संगठन के तौर पे क्या होता है कि संघ या हिंदू महासभा के मुख्यालय में कोई मीटिंग होती, वहां प्रस्ताव पास किया जाता और किसी को जिम्मेदारी दी जाती। कपूर कमीशन भी इसको नहीं मानता है। सवाल इस पर है कि गोडसे आरएसएस से जुड़ा था कि नहीं जुड़ा था। इस पर भी मैंने बहुत साफ लोगों को छोड़ दिया है कि गोपाल गोडसे कहता है कि जुड़ा था, आरएसएस कहती है नहीं जुड़ा था, जिसको जिस पर चाहिए विश्वास कर ले। ये मेरे लिए ये कोई बहुत इंटरेस्ट का मुद्दा नहीं है। अब मेरी पूरी किताब में तथ्य यही है, जो मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं कहा है। मैं कैसे कह सकता हूँ, जज तो मैं हूं नहीं। कपूर आयोग ने जो कहा है कि सावरकर और उनके ग्रुप ने किया था। संघ से नाराज होकर नाथूराम गोडसे छोड़ गए थे, क्योंकि जो संघ की मेरे लिए वो इंटरेस्ट का विषय था ही नहीं। और मैं फिर स्पष्ट कर दूं कि संगठन के तौर पे मैं आरएसएस या हिंदू महासभा को जिम्मेदार नहीं मानता हूं, उनकी विचारधारा को जरूर जिम्मेदार मानता हूं। हत्या की साजिश, जैसा कि कपूर कमीशन ने कहा है कि सावरकर के नेतृत्व में, सावरकर के जो थोड़े से लोग थे उन लोगों ने मिलकर रची थी। उसमें सहयोग बहुत सारे लोगों ने दिया था। जो परचूरे वाला ग्वालियर वाला किस्सा है वो आप जानते हैं जी। विचारधारा, मैं दूसरा सवाल करने वाला था, लेकिन आपने विचारधारा का जिक्र किया कि संघ की विचारधारा को या जो लोग हैं उनको जिम्मेदार आप ठहराते हैं, लेकिन शायद आप जानते हो वो भी पूरा नहीं सही है। मैंने जो पहले कहा वो मतलब जो मैंने पहले कह चुका हूं, जो मैंने इफ्तिखार, हमेशा अपने आप को सावरकर की विचारधारा से अलग करता रहा है, चाहे वो हिंदुत्व की विचारधारा हो, और संघ ने अपना नायक सावरकर को नहीं माना है, बल्कि हेडगेवार और जो है सावरकर दोनों अलग अलग रास्ते पर चले, इसीलिए संघ को एक नया संगठन के तौर पर खड़ा हुआ। नहीं, इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि वो मिलजुल के भी काम करते थे। बहुत सारे लोगों ने लिखा है, इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि उनकी ट्रेनिंग साथ में चलती थी। सावरकर के हिंदुत्व पर नहीं चलना है। उस समय यह हुआ था कि हिंदू महासभा एक पॉलिटिकल एंटाइटी की तरह काम कर रही थी जो चुनाव लड़ती थी, और आरएसएस जो है वो पॉलिटिकल एंटाइटी की तरह काम नहीं करती थी। वो चुनाव नहीं लड़ती थी, वो प्रचार का काम और बाकी सारा कुछ करती थी। और ये जिसने शोध किया हो, या एक शोध का विषय है कि उनके बीच में क्या रिश्ता था क्या नहीं था, मेरे लिए उसका वो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग। क्योंकि मैंने संघ पर थोड़ा सा शोध किया, पढ़ाई लिखाई की, तो उसमें बार बार गोलवलकर जो है, गुरु गोलवलकर, वो जिक्र करते हैं कि सावरकर के रास्ते पर हमें नहीं चलना है। सावरकर का हिंदुत्व का जो रास्ता भी है, पितृभूमि का, पुण्य भूमि का, उसे संघ जो है नहीं मानता है। फिर बार बार हेडगेवार के बाद गोलवलकर, देवरस और ये सब लोग हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते रहे, क्या रहा नहीं रहा, लेकिन बात हमेशा होती रही, और वो हिंदुस्तान में सभी धर्मों की बात को करते रहे। हिंदुत्व में भी वो इस बात का चर्चा करते हैं। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ये विचारधारा, मुझे नहीं लगता है। मैंने उनकी किताब का ट्रांसलेशन किया है,
वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड। और मुझे एकदम नहीं लगता है कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात आरएसएस कभी करता है। पब्लिक मंच से करना कई बार मजबूरी होती है, क्योंकि जनसंघ और उसके बाद भाजपा जो है वो पॉलिटिकल एंटाइटी के रूप में आते हैं। लेकिन आरएसएस के लोगों की जो किताब, मतलब जो बेसिक किताब उनकी मानी जाती है, गीता मानी जाती है, वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड, हेडगेवार जी की तो कोई किताब है नहीं। और डिफाइंड तो संघ की किताब नहीं है, गोलवरकर की किताब है, गोलवरकर उसके लेखक है। गोलवलकर की अब ये किताब, बाद में उसको सावरकर की किताब है जिसका जिक्र उन्होंने नहीं, सावरकर की नहीं, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, आप मैं चाहूंगा आप रीचेक कर लें। वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड गोलवरकर की किताब है। सावरकर की किताब का नाम है हिंदुत्व। सावरकर की 5 या 6 किताबें हैं। जो ये किताब किताब जो है वो, ये किताब गोलवरकर की है। ये तो मतलब बहुत ही जाना माना था। मानते हैं कि संघ की जो विचारधारा है वो गांधी से खिलाफ विचारधारा पर चलती है? हाँ, निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ इस बात को, निश्चित तौर पर इस बात को मानता हूँ। और गांधी खुद मानते थे। गांधी जब संघ के मीटिंग में, संघ में उनको बुलाया गया था, तो वहां पर जो उन्होंने कहा है वो पढ़िए, जो लौट के कहा है वो पढ़िए। गांधी गांधी कभी संघ को अपनी तरह का तो नहीं मानते थे। ठीक, खैर वो तो अलग अलग हो सकता है। मैं एक चर्चा आपने की है जो मुझे लगता है कि गांधी की हत्या को लेकर, जिसमें अभी आप चर्चा भी कर रहे थे कि मोरारजी देसाई का आपने जिक्र किया है, जो बॉम्बे के, महाराष्ट्र, गुजरात के मुख्य गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री हुआ करते, और सरदार पटेल बाद में गृह मंत्री भी रहे। लेकिन जो गांधी की हत्या के लैप्सेस का आपने जिक्र किया है, तो क्या आप ये मानते हैं कि कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार माना जाना चाहिए कांग्रेस को, या क्या वजह थी कि नहीं? गांधी अगर गांधी मोरारजी अगर गांधी हत्या के लिए, अगर गांधी हत्या के लिए मैं हिंदू महासभा को जिम्मेदार नहीं मान रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि मैं नहीं मानता हूं कि हिंदू सभा की सेंट्रल कमेटी में कोई मीटिंग हुई थी, तो मैं कांग्रेस को कैसे जिम्मेदार मान लूं? कांग्रेस की कौन सी मीटिंग हुई थी? मैं उनके लैप्सेस के लिए कह रहा हूं कि मोरारजी देसाई जैसा आदमी जो होम मिनिस्टर हो, वो इतना नॉन सीरियसली उसको ले रहा हो, उसकी हाँ, चर्चा। वो सीरियस लैप्सेस हैं, बेहद सीरियस लैप्सेस हैं। वो मुरारजी वाली कहानी अगर आप अनुमति दे तो मैं सुना ही दूं, दर्शकों को मजा आएगा। कि मुरारजी साहब जो हैं वो कोर्ट में गवाही दे रहे थे, तो उनसे सवाल पूछा गया कि आपने सावरकर को जो गिरफ्तार किया उसमें इसके अलावा भी कोई कारण थे इसके? तो मुरारजी भाई ने कहा कि अगर सावरकर कहें तो मैं वो कारण बता दूं। सावरकर ने मना किया और उसके बाद वो कार्यवाही से निकाल दिया गया। बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया में वो छपा। जब आप रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि जो कार्पोरेटिव गवाहियां थी वो पहले से ले ली गई थी। यानी कि जो जो एक भटगे जो सरकारी गवाह बना था, उसके अलावा सावरकर के जो अंगरक्षक थे और सचिव थे, उन्होंने स्पष्ट बताया था कि गोडसे और आप्टे जो है उनसे मिलने आए हुए थे। अगर ये कोर्ट में पेश हो जाता तो किसी भी हालत में सावरकर बचने वाले नहीं थे। तो क्या ये कैसे मान लिया जाए? क्या वजह मानते? और कोई होम मिनिस्टर ये कहे कि मैं सावरकर के चाहेंगे तो बता दूंगा, इसका क्या मायने है? इसके मानी खतरनाक है। एक मानी ये हो सकता है कि महाराष्ट्र में सावरकर का जिस तरह का प्रभाव था, वो शायद सावरकर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। इससे इससे उनको एक डर हो सकता था कि शायद महाराष्ट्र में बैकलैश हो सकता है। मोरारजी देसाई सावरकर से डरते थे? डरते कह पाना मुश्किल काम है। और देखिए, मतलब इस पे सीधे क्या कहा जाए, लेकिन ये लैप्स है और बड़ा लैप्स है। ये सोचा जाना चाहिए कि क्या कारण था। 20 जनवरी से 30 जनवरी तक जो कुछ हुआ, गांधी की हत्या के जो पहला प्रयास जिसे हम लोग कहते हैं, और जिन लोगों ने कोशिश की, नाथूराम गोडसे, पहवा और जो लोग थे, आपके लोग, और वो जिस तरह से बॉम्बे पहुंचे, जिस रास्ते से पहुंचे, पुलिस जिस तरह से पहुंची, जो सब कुछ हुआ, वो सारे लैप्सेस को आप कैसे देखते हैं? मुझे समझ नहीं आता, ये किसी की साजिश है या केवल एक अनजानापन है, बचपना है? सच कहूं तो साजिश जैसा बहुत कुछ मुझे नजर नहीं आता। मैं बहुत ईमानदारी से कहूं तो जितना मैंने पढ़ा है। लेकिन दो चीजें थी। एक तो भारत का भयानक रूप से सांप्रदायिकरण हुआ था विभाजन के चलते। तो सांप्रदायिक आधार पे बहुत सारी चीजें देखी जा रही थी। जैसे कि आप पाहवा को देखिए। पाहवा बार बार कहता है, अहमदनगर पुलिस के बारे में कहता है कि पुलिस हमारे साथ है। तो स्थानीय स्तर पर जो इस तरह की चीजें चल रही थी, हरकतें चल रही थी, उसमें पुलिस का एक हिस्सा था। नेहरू ने भी अपने पत्र में लिखा है पटेल को, पुलिस का एक हिस्सा था जो इन संगठनों के प्रति सहानुभूति रखता था। पहली बात तो ये है। दूसरी बात मुझे ये लगता है कि शायद पुलिस सोच नहीं पा रही थी उसको ये, क्योंकि पाहवा पकड़ा गया था, उसको ये लग रहा था कि जो रिफ्यूजी आए हैं उनके गुस्से का ये प्रकटन हो सकता है। तो वो शायद सोच नहीं पा रहे थे कि इतनी बड़ी साजिश का हिस्सा है। लेकिन वजह जो भी हो, गंभीरता से तो नहीं लिया गया। आपने ही बताया वो पुलिस अधिकारी वाली बात कि उनको खबर लेके दिल्ली से बंबई जाना था और हवाई जहाज की जगह ट्रेन लिया और वाया इलाहाबाद गए। 48 घंटे में वो बंबई पहुंचे। उर्दू में खत गया और उसका अनुवाद नहीं किया, बंबई में कोई उर्दू पढ़ने वाला नहीं था।
तो वो लैप्सेस तो ऐसे हैं कि कई बार वाकई लगता है कि क्या पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ऐसे लोग थे जो चाहते थे गांधी की हत्या हो जाए। अब उसकी जांच कोई नहीं कर सकता है, जितना कपूर आयोग ने कहा उसके आगे कहने का हमें कोई अधिकार नहीं। सर, आपने इतना रिसर्च किया है और गांधी को हम लोग, मतलब मैं तो खुद व्यक्तिगत तौर पर कुछ कह ही नहीं सकता गांधी के बारे में, इतनी हैसियत नहीं है, लेकिन एक ताकतवर शख्सियत के तौर पर हम देखते हैं। लेकिन जब सरकार बनाने की बात होती है, अंतरिम सरकार बनाने की बात होती है, या विभाजन की जब बात होती है, तो गांधी की बात नहीं सुनी जाती है और गांधी चुप रहते हैं एक तरह से, आपकी किताब के हिसाब से ही मैं देखूं तो। इसको आप किस तरह से डिफाइन करते हैं? तो क्या आप गांधी को भी उस विभाजन का जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, ये तो गांधी ही बार बार कहते हैं कि मैं अकेला पड़ गया हूँ। गांधी ही ये कहते हैं कि एक समय था जब मेरी मेरी आवाज पर पूरी जनता खड़ी हो जाया करती थी, आज कोई मेरी बात नहीं सुनता है। तो मैं कौन होता हूँ, जैसे आपने कहा मेरी हैसियत नहीं है, तो मैं भी कौन होता हूँ ये डिसाइड करने वाला। लेकिन गांधी खुद ही कह रहे हैं। देखिए, बहुत मोटी बात ये थी कि जो लीग और कांग्रेस सरकार का जो एक समझौता चला, वो दौर, उसमें पटेल इतना परेशान हुए, लियाकत को वित्त मंत्री बना दिया इन लोगों ने, और लियाकत ने और बाकी लोगों ने इतना परेशान किया कि पटेल और नेहरू दोनों के समझ में आ गया कि इन लोगों के साथ मिलकर शासन नहीं चल सकता, नंबर एक। दूसरा, पूरे देश में जिस तरह का माहौल था, मारा काटी चल रही थी, दंगे चल रहे थे, सिविल अनरेस्ट चल रहा था, उसमें इन लोगों को लगा कि यार इससे अच्छा है ये अपना लेके जाए और हम शांति से रहे। तो इस लेवल पे इन लोगों ने स्वीकार कर लिया, और देश की जनता ने भी लगभग लगभग स्वीकार कर लिया कि ठीक है, विभाजन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो गांधी की यही ताकत थी, कांग्रेस पार्टी और देश की जनता दोनों साथ छोड़ गए, फिर क्या करते? जी, जसवंत सिंह से आपकी एक किताब मैंने पढ़ी बहुत समय पहले, जिन्ना को लेकर आई थी, तो उसमें उन्होंने नेहरू और पटेल को एक तरह से जिम्मेदार ठहराया विभाजन का। आपकी रिसर्च और आपकी किताब क्या कहती है कि क्या अगर किसी एक आदमी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिन्ना की बजाय? अगर किसी एक आदमी को जिम्मेदार ठहराना हो तो मैं जिन्ना को ठहराऊंगा। अगर दो आदमी को ठहराना हो तो मैं जिन्ना और सावरकर को ठहराऊंगा। अगर तीन को ठहराना हो तो मैं जिन्ना, सावरकर और अंग्रेजों को ठहराऊंगा। अभी एक हाल में जिन्ना पर काफी मोटी सी किताब आई है प्रोफेसर इश्तियाक अहमद की, कोई उसको पढ़ ले तो समझ जाएगा कि जसवंत सिंह जी जहां से तर्क दे रहे थे वो कितने कमजोर तर्क हैं, और जिन्ना किस तरह से बिल्कुल मुतमईन थे कि विभाजन के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो जितने नाटक कर रहे थे, कभी सेकुलर बनने के, कभी कुछ बनने के, कभी कुछ करने के, वो सारे नाटक ये न के न प्रकार पाकिस्तान को पा लेने के लिए थे, और ब्रिटिश जो पूरा का पूरा महकमा था वो उनका समर्थन कर रहा था। ब्रिटेन का और पश्चिम का पूरा समर्थक जिन्ना के साथ था, और जिन्ना सबसे बड़े जिम्मेदार हैं इस देश के विभाजन के, और दूसरे जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ हिंदू मुस्लिम विभाजन भड़काने में जिन्ना और अंग्रेजों का साथ दिया, यानी कि सावरकर और उनके जैसे लोग। मैं पटेल को, न तो नेहरू को विभाजन का जिम्मेदार मानते, जिन्होंने इसको स्वीकार किया। कोई चारा नहीं था, मैंने आपको बताया ना कि मुस्लिम लीग के साथ वो शासन में भी गए, लेकिन मुस्लिम लीग का इतना अड़ियल रवैया था। लियाकत अली खान साहब वित्त मंत्री बने, एक चपरासी की नियुक्ति, एक कुर्सी खरीदने के लिए भी परेशान करते थे। हालत ये थी कि एक सरकार के भीतर दो सरकारें चल रही, तो वो उस जगह पहुंचा दिया गया कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। और जिस तरह से देश के अंदर माहौल हो गया था, दंगे लगातार हो रहे थे, वो कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। जी, लेकिन सावरकर तो सरकार में नहीं थे। सावरकर का एक संगठन होगा छोटा मोटा जो खासतौर से महाराष्ट्र में और वहां पर काम कर रहा था। महाराष्ट्र में खासतौर से जिस तरह के एंटी मुस्लिम जो भावनाएं थी वो भड़की हुई थी। तो एक व्यक्ति, इससे तो मुझे लग रहा है आप सावरकर का कद बढ़ा रहे हैं कि सावरकर को अगर जिम्मेदार ठहराते हैं, मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन सावरकर को आप विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं तो मुझे लगता है आप उनकी शख्सियत को और ज्यादा ताकत दे रहे हैं। जो लोग सरकार, आप सावरकर को एक विजय जी, आप सावरकर को एक व्यक्ति की तरह ट्रीट कर रहे हैं, मैं एक आइडियोलॉजी की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। मैं जब जिन्ना की बात कर रहा हूँ तो अकेले जिन्ना की बात नहीं कर रहा हूँ, मुस्लिम लीग की जो पूरी आइडियोलॉजी फैली हुई थी। अब जिन्ना तो नहीं गया था ना नोआखली में दंगा कराने, तो सावरकर भी बिहार में दंगा कराने नहीं गए थे। क्या हुआ, नोआखली में हिंदुओं को मारा गया, तो उसके तुरंत बाद बिहार में मुसलमानों को मारा जाना शुरू हुआ। बिहार में मुसलमानों को मारा जाना शुरू हुआ तो अहमदनगर में फिर मुसलमानों को मारा गया, फिर लाहौर में हिंदुओं को मारा गया। तो मैं उन प्रवृत्तियों की बात कर रहा हूँ। ये जो प्रवृत्तियां थी, ये इन प्रवृत्तियों की वजह से वो दंगा फैल गया। और मैंने एक बात और कही, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, कि जनता ने भी मान लिया कि ठीक है यार, ये दंगे उंगे से अच्छा है कि एक दो देश बन गया। ये प्रवृत्तियां जो पूरे देश में फैल गई, उन्होंने बहुत परेशान किया। उस वक्त की जनता भी जिम्मेदार है जिसने इन सब चीजों को स्वीकार किया।
हाँ बिल्कुल, वो हालात ऐसे बन गए थे। सर, ये खूबसूरत किताब राजकमल प्रकाशन ने लिखी है, उसके लिए तो शुक्रिया आपको भी और उनको भी। लेकिन एक चीज मुझे बताइए, यदि 1947 से 2020 में मैं आता हूँ, और आपने बार बार जिक्र किया कि जिन्ना सावरकर व्यक्ति नहीं है, विचारधारा है, तो क्या वो विचारधारा आज उतनी की उतनी बरकरार है? जब हम गांधी के 150 वर्ष मना रहे हैं, उनको नाम पर 50 तरह की योजनाएं, 50 तरीके का काम कर रहे हैं, सारा काम चल रहा है, तो क्या वो विचारधारा आज जिंदा है, ताकतवर है, कमजोर है, क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी मुझसे थोड़ी सी शायद ज्यादा उम्र है और पिछले 20 साल से आप हिंदुस्तान के सबसे सक्रिय, सर सुन तो लीजिए, आप सबसे सक्रिय पत्रकारों में से हैं और मैं कम से कम मानता हूं कि बेहद आपने गहराई से पत्रकारिता की है। तो आप बताइए कि 20 साल पहले गोडसे का नाम ज्यादा लिया जाता था कि आज नाम ज्यादा लिया जाता है? आप देख रहे हैं संसद में भी अब तो नाम लिया जा रहा है, सांसद हमारे नाम ले रहे हैं। तो जो चीजें गली मोहल्लों में दिखाई देती थी अब मेन स्ट्रीम में दिखाई दे रही हैं। तो अगर मुझसे आप कहेंगे तो मैं कहूंगा पाकिस्तान जिन्ना से परेशान है और हिंदुस्तान सावरकर और उनके लोगों से परेशान है। 2022 में 75वां साल मना रहे हैं हम आजादी का। क्या 1947 और 2022 अलग अलग हिंदुस्तान देखते हैं? नहीं, मतलब मैं चाहता हूं कि अलग हिंदुस्तान देखें, क्योंकि 1947 में बेहद खराब हिंदुस्तान था, जिसमें लाखों लोग इधर से उधर गए थे, जिसमें लाखों लोग मार दिए गए थे, बलात्कार हुए थे, हिंसा थी, पूरा देश जल रहा था। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा 2025 में वैसा देश हो। मैं चाहूंगा 2025 में उसके 4 साल कम से कम गांधी हत्या के बाद जिस तरह की शांति थी उस तरह का देश हो। जी, एक फिल्म आई थी लगे रहो मुन्ना भाई, उसमें एक डायलॉग होता है कि गांधी की मूर्तियां हमने हर चौराहे पे लगाई है, गांधी मैदान बनाए हैं, गांधी पार्क बनाए हैं, गांधी कॉलोनी बनाई है, उन सबको तोड़ दीजिए, गांधी की विचारधारा को अपनाइए। वो फिल्म थी। आपको लग रहा है कि ये सब आज बरकरार है सिर्फ गांधी की विचारधारा के अलावा? देखिए, एक तो मैं आपको कहूं कि ऐसा भी नहीं है कि गांधी को मानने वाले सुनने वाले लोगों की कमी हो गई। कई बार तो मुझे लगता है कि सरकारी संरक्षण से भी दिक्कत होती है। गांधी की सारी किताबें बहुत सस्ते में उपलब्ध हैं, हर लाइब्रेरी में मिल जाएंगी, हर कोर्स में मिल जाएंगी, लेकिन लोग पढ़ते हुए नहीं मिलते। क्योंकि हुआ वही कि संस्थाएं जब बन जाती हैं तो आप जानते हैं संस्थाओं के फिर मालिक बन जाते हैं, फिर वो अपने आप में एक तरह की ब्यूरोक्रेसी, एक लाल फीताशाही पैदा हो जाती है। और गांधी होते तो शायद सबसे पहले उनसे खुद को अलग करते, वो कहते कि भैया ये जो कर रहे हैं वो मैं नहीं हूं, मैं कोई और। गांधी के आखिरी बात में कहूँ, गांधी की 3 चीजें अगर हम सीख जाएं, अहिंसा, हिंदू मुस्लिम एकता और जाति के आधार पर जो विभाजन है उसको न्यूनतम करना, तो मुझे लगता है बहुत खूबसूरत देश बना सकते हैं। मैंने गांधी को, सर माफी चाहता हूँ, गांधी को मैंने दूसरे तरीके से देखा, और गांधी की शख्सियत की जो सबसे बड़ी ताकत मैं मानता हूँ वो साहस मानता हूँ, हिम्मत मानता हूँ। और वो अहिंसा में विन्यस्त है। हाँ, अहिंसा, गांधी की जो हिम्मत है वो आज गांधी की किताबें पढ़ने वाले लोगों में भी नहीं है। क्या आप मानते? निश्चित रूप से नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। गांधी की जिस अहिंसा की बात करते हैं उसमें साहस तो विन्यस्त है। जहां वो बार बार मरने की बात करते हैं, गांधी मतलब मरने से डर ना होना, ये गांधी की सबसे बड़ी विशेषता है। चाहे वो आप अफ्रीका में उठा के देख लो, चाहे उनके मरने के बिरला भवन में सिक्योरिटी लगाई गई तब भी वो इस बात को कहते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर आप साहस हटा दीजिए तो अहिंसा कायरता है। अगर साहस को हटा दीजिए, साहस के साथ ही अहिंसा एक महान मानवीय मूल्य बनता है। तो आज और उस साहस की तो भयानक, आज गांधीवादियों में क्या देख रहे हैं? मेरा कोई टिप्पणी करना बहुत उचित होगा नहीं। मुझे नहीं लगता कि मैं इतना महत्वपूर्ण हो गया हूं कि मैं सारे गांधीवादियों पे कोई टिप्पणी करूंगा। मैं एक मामूली सा लेखक हूं, तो जो मैंने लिखा है उसके आईने में कोई देख ले गांधीवादियों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि आपने बहुत अच्छी किताब लिखी है। मैं इस किताब बहुत शुक्रिया। सब लोगों को कहूंगा कि आप लोग भी गांधी की किताब को पढ़िए, और गांधी को अपनाने के साथ साथ गांधी के बारे में जो कुछ अफवाहें, तर्क वितर्क चलते रहते हैं उनको समझने में ये किताब बहुत मदद कर सकती है। अशोक जी ने बहुत मेहनत से उस पर किताब लिखी है, काम किया है। राजकमल ने बहुत अच्छी किताब छापी है, खासतौर से हिंदी में है, तो मेरे जैसे पाठक भी इसको पढ़ समझ सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखिए और उनका ध्यान रखिए जो आपका ध्यान रखिए। शुक्रिया सर। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।